आज एक महिला जो होती है अपने सहेली को फ़ोन करती है और फ़ोन पर करने के बाद वो कहती है कि आज मैंने मॉन्स्टर को मार डाला। ये बात जैसे ही उधर से वो सहेली सुनती है, यकीन मानिए उसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने इस तरीके की बात कही कि मॉन्स्टर को मार डाला। वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है और आगे कुछ फ़ोन में सुनती भी नहीं है, फ़ोन सीधे काटती है और ये बात अपने पति को सीधे बताती है कि इस तरीके का फ़ोन आज आया था मेरे पास। अब इधर जिस महिला के पास फ़ोन गया होता है वो भी कोई आम महिला नहीं होती हैं, वो एक रिटायर्ड आईपीएस की पत्नी होती हैं। और जिस महिला ने फ़ोन किया होता है ये एक रिटायर्ड एक्स डीजीपी की पत्नी होती हैं। और ये बात सुनने के बाद दोनों लोग हैरान हो जाते हैं और फ़ोन कट जाता है। मामला बिल्कुल यहीं पर सन्न सा रह जाता है, दोनों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। अब बात करें एक्स डीजीपी की, तो ये एक्स डीजीपी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती हैं। किसी भी स्टेट के पुलिस के सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं वो डीजीपी होती हैं। इसका मतलब होता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उनके ऊपर उस स्टेट के एक एक आदमी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रहती है। और इस तरीके से अगर किसी एक्स डीजीपी की पत्नी किसी को फ़ोन करके कहे तो यकीनन वो बेहद सोचने वाला विषय हो जाता है, क्योंकि अगर किसी आईपीएस की कोई पत्नी होगी तो काफ़ी पढ़ी लिखी लेवल की आदमी होगी। अब तक तो हमने आपको तमाम बीवियों की कहानी सुनाई, जिसमें सौरभ मर्डर केस, रविता मर्डर केस, तमाम तरीके की बीवियाँ होती हैं जिन्होंने अपने पति को मार डाला। लेकिन अब हाई प्रोफाइल लेवल पर इस तरीके की सोच आ गई है लोगों के मन में, और हाई प्रोफाइल लोगों के यानी तकरीबन शादी के कई साल बीत जाने के बाद उम्र के आखिरी पड़ाव पर जाकर अगर किसी पति की हत्या हो जाए तो यकीनन बेहद सोचने वाला विषय होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद दर्दनाक है। एक मॉन्स्टर को मारकर उसकी पत्नी इतना खुश होती है कि यकीन मानिए शायद ही उतना खुश हो कोई। लेकिन उस व्यक्ति की जिम्मेदारियों को किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए कि एक डीजीपी की क्या हैसियत होती है पूरे स्टेट में, और अगर उसी की हत्या हो जाए तो ये बेहद सोचने वाला विषय होता है। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बिहार के चंपारण जिले से। उसी चंपारण जिले में एक गांव से एक लड़का होता है जिसका नाम ओम प्रकाश होता है। और ओम प्रकाश अपनी शुरुआती जो पढ़ाई होती है वो बिहार के चंपारण से ही करते हैं, और वहां से वो पढ़ाई करते करते उत्तर प्रदेश वाराणसी स्थित बीएचयू आ जाते हैं और आगे की पढ़ाई यहाँ से वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो दिल्ली चले जाते हैं और यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। उनकी यूपीएससी की तैयारी ठीक ठाक चलती है और लगभग 1981 बैच में वो आईपीएस बन जाते हैं। आईपीएस बनने के बाद वो पहले सीओ के पद पर ज्वाइन होते हैं, फिर जो है वो एसपी सिटी होते हैं, फिर एसएसपी होते हैं, फिर डीजी, फिर आईजी होते हैं, फिर डीआईजी होते हैं, फिर टीजी होते हैं, और उसके बाद वो डीजीपी बनते हैं यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और डीजीपी बनते बनते उन्हें तकरीबन 2015 का समय आ जाता है, जब 2015 से 2017 तक कर्नाटक स्टेट के एक डीजीपी होते हैं जिनका नाम होता है ओम प्रकाश, और वो डीजीपी बन जाते हैं। उनके ऊपर उस पूरे स्टेट के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये कोई मजाक का पोस्ट नहीं होता है। और इस तरीके से पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई घटना घट जाए ना तो उसकी जिम्मेदार वही व्यक्ति होती है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति की आंतरिक जिंदगी कैसी होगी, मतलब फैमिली में इनकी लाइफ कैसी चल रही होगी। फैमिली में इनके ये रहते हैं, इनकी पत्नी रहती है, इनकी एक बेटी रहती है, इनका नाम कृति होता है, और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम कार्तिकेय होता है, और इनकी पत्नी का नाम पल्लवी होता है। इतने लोग घर में रहते थे। अब 2015 के से इनका कार्यकाल 2017 तक चलता है, और ये रिटायरमेंट होने से पहले बेंगलुरु के एक पॉश इलाके में अपना एक 3 मंजिला घर बनाते हैं।
और उसी 3 मंजिला घर बनाने के बाद ये अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी जिंदगी उसी घर में गुजारना चाहते थे और ये वहाँ पर रहने भी लगते हैं। लेकिन एक शाम ऐसी एक चौंकाने वाली घटना उसी 3 मंजिला घर से आती है, यकीन मानिए, जिसे सुनने के बाद न सिर्फ देश बल्कि पूरा कर्नाटक प्रदेश ही हिल जाता है। दरअसल दोस्तों, इसी रविवार की घटना है। रविवार का दिन था और तकरीबन 4:30 के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन जाता है और वो फ़ोन ये होता है कि हेलो, मैं पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी बोल रही हूँ और मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक लाश पड़ी हुई है, आप लोग आइए, इसे ले जाइए। अब इतना सुनना ही था कि मानो कंट्रोल रूम से लेकर के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। आनंद फानन में वहाँ के थाना के जो एसएचओ होते हैं, सीओ होते हैं, एसपी होते हैं, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर तक आनंद फानन में वहाँ पहुँचने की तैयारी में लग जाते हैं और पहुँच जाते हैं। इधर जो ये ओम प्रकाश होते हैं, इनका एक बेटा होता है जिसका नाम कार्तिकेय होता है और कार्तिकेय अपने ही पिता से अलग घर में रहा करता था अपनी पत्नी के साथ और आज वो गुल्फ खेलने के लिए गुल्फ के मैदान में गया होता है। अचानक उसके पास बगल के ही किसी ने फोन किया और कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी की हत्या हो चुकी है तुम्हारे उसी घर में। जैसे उस बेटे की इस बात की जानकारी लगती है, मानो उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। वो बिल्कुल सन्न रह जाता है, उसे कुछ सोच समझ में नहीं आता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। और वो अचानक से उस स्टिक को वहीं फेंकता है और दौड़ते हुए सीधे गाड़ी में बैठता है और अपने उसी घर पर आ जाता है जहां पर उसके पिता रहते थे। जैसे ही आता है तो देखता है पुलिस की तमाम सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तमाम सारे बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी खड़े हैं और वो नम आंखों से अंदर की तरफ घुसता है तो उसकी नजर जब फर्श पर पड़ती है तो वो सामने देखता है कि बहुत सारी खून पसरे हुए हैं पूरे फर्श पर। डाइनिंग टेबल के बगल में एक लाश पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक चद्दर उठाया गया है। जैसे ही वो बेटा जाता है उस चद्दर को हटाता है और देखता है अपने पिता को, मानो उसका कलेजा फट जाता है, वो चीख उठता है। और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर ही रही थी। पुलिस कहती है कि इस पूरे मामले में अब मुझे एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है। आखिरकार कार्तिकेय ने तुरंत एक एफआईआर लिख करके पुलिस को दिया और उस कार्तिकेय ने उस एफआईआर में लिखा कि जो मेरे पिता होते हैं, इनको मेरी माँ और बहन पिछले कुछ दिनों से धमकी दे रहे होते हैं। ये धमकी उनको इस बात की दी जा रही थी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे और इसी तरीके की धमकी से वो बार बार परेशान हो चुके होते हैं, जिसके कारण वो अपनी बहन सरिता कुमारी के घर कुछ दिनों से रह रहे होते हैं। लेकिन अचानक शुक्रवार को उनकी बहन, जिसका नाम कृति होता है, वो जाती है, उनको मनाती है और वो आने के लिए घर पर तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मना कर ले आया जाता है। शुक्रवार को अपने घर आते हैं, सैटरडे बिल्कुल अच्छे से बीतता है और रविवार के दोपहर में ये घटना हो जाती है। इधर पुलिस को उस एफआईआर में ये भी लिख के देता है, जो बेटा कार्तिकेय होता है, कि मेरी माँ और मेरी बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, जिसके कारण शायद उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। एक और बात, बेहद गंभीर बात पता चलता है कि मेरी माँ जो है उसे एक बीमारी है और वो बीमारी ये होती है सिजोफ्रेनिया। ये एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों, जिसमें आदमी को ऐसा लगता है कि उसकी हत्या कोई करने वाला है और वो बार बार डरा रहता है, अपने आप को बार बार सेफ करना चाहता है कि उसे कहीं कोई मार ना दे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सतर्क रहता है। हमेशा उसके मन में एक डर बैठ गया होता है कि मुझे जरूर कोई मार देगा। और ठीक इसी बीमारी के कारण इन महिला जो होती हैं, इनका इलाज तकरीबन 10 से 12 सालों से चल रहा होता है। हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी होते हैं, वो अपने सुरक्षा में तैनात एक एसआई को ये पूरी बात बताते हैं कि मुझे मेरी पत्नी से काफ़ी खतरा नजर आता है और मैं बड़ा सतर्क रहना चाहता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि सर, मैं क्या मिलने आपके घर आ सकता हूँ? तो कहते हैं कि नहीं, घर पर मत आना, अभी तुम्हारी मैडम है। और ये बात सुनने के बाद वो भी सन्न से रह जाया करता था, वो जो एसआई साहब होते हैं जिनसे डीजीपी साहब की बात हुआ करती थी। लेकिन आगे की कहानी जो होती है दोस्तों, वो बेहद
भयावह होती है। दो लोगों के नाम का जिक्र होता है तो आखिरकार कहीं पर भी जो बेटी होती है वो नजर नहीं आती है। पुलिस पूछती है माँ से कि कृति कहाँ है बताओ। ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरे में वो बैठी हुई है। आखिर पुलिस जाती है, बार बार दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन कृति दरवाजा नहीं खोल रही होती है। पुलिस ने काफी कोशिश की, उसके बाद हार मान के दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके उसे बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद उस दिए गए एफआईआर के मुताबिक माँ और बेटी दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और एफआईआर दर्ज कर लेती है। जांच पड़ताल शुरू होती है। जब जांच पड़ताल शुरू होती है और इधर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है, जिसमें पता चलता है कि तकरीबन 10 से 15 चाकू ओम प्रकाश जी को मारे गए होते हैं, जिसमें 4 से 5 गले पर, 2-3 पेट पर और बाहों सहित सीने तक में 14 से 15 चाकुओं के निशान पाए जाते हैं। अब इधर इस पूरे मामले को पुलिस एक बार सीसीटीवी कैमरे में देखने की कोशिश करती है कि 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कोई नहीं आता है। सबसे पहले अगर किसी की एंट्री होती है तो पुलिस की एंट्री होती है, यानी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। और घर में सिर्फ 3 ही लोग मौजूद होते, पल्लवी और एक उसकी बेटी और एक ओम प्रकाश जी, यानी कुल 3 लोग इस घर में मौजूद होते हैं। पुलिस की नज़र जब डाइनिंग टेबल पर पड़ती है तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर 2 प्रकार की मछलियां बनी होती हैं। ओम प्रकाश जी को मछली काफ़ी पसंद थी और वो मछलियां वैसे ही पड़ी रहती हैं उस टेबल पर। उसमें से एक भी मछलियां उठा के किसी ने खाई नहीं थी। शायद हुआ ये होगा कि डाइनिंग टेबल पर जैसे ही रविवार की दोपहर लंच करने के समय बेटी, पत्नी और ओम प्रकाश जी बैठे होंगे तो उसी दरमियान इन दोनों लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो गया होगा किसी बात को लेकर के, और उसी दरमियान वहीं पर रखे एक मिर्ची पाउडर को उठाती हैं पल्लवी और ओम प्रकाश जी की आंखों पर मार देती हैं, जिससे उनको काफ़ी सारी जलन महसूस होने लगती है। और उसी दरमियान वहीं पास के रखे चाकू को उठाकर कई बार एक के बाद एक तकरीबन 14 बार उनके ऊपर वार कर दिया जाता है। और उसके बाद बेटी वहां से उठती है और अपने कमरे में चली जाती है और माँ उसी हाल के कोने में एक कुर्सी लगाती है और तकरीबन 20 मिनटों तक अपने पति को तड़पते हुए देखती है। और तड़पते हुए देखने के बाद भी जब उसका दिल नहीं भरता है, जब तड़प तड़प कर ओम प्रकाश जी मर जाते हैं, तब वो उठ करके अपने कमरे में जाती है और फिर शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास उतर कर आती है। फिर एक पूर्व आईपीएस की पत्नी को फोन करती है और कहती है कि मैंने आज मॉन्स्टर को मार डाला। और उसने दूसरी जो कॉल करती है वो पुलिस को करती है और पूरी इस घटनाक्रम की जानकारी देती है। तो दोस्तों, इस तरीके की, हालांकि अभी तक खबर मिलने तक जो जानकारी मिली है, इन माँ बेटी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। और तो और दोस्तों, इसको जो बीमारी है पुलिस अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। अब मेडिकल के बाद ही पता चलेगा। उस बीमारी की वजह से ही ओम प्रकाश जी को इस महिला यानी पल्लवी ने मार डाला। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आपके पास दुनिया की हर एक सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका परिवार सही नहीं है तो आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। आखिर ओम प्रकाश जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं सोचा रहा होगा कि उनकी भी हत्या हो जाएगी। और न जाने कितने केसेस को उन्होंने सॉल्व किया होगा, कितने केस देखे होंगे, कितनी सारी हत्याओं को उन्होंने खुद पीएम के लिए भेजा होगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि खुद ओम प्रकाश जी का ही पीएम उसी पुलिस के माध्यम से कराया जाता है जिस पुलिस में वो सबसे बड़े वहदे पर अधिकारी रह चुके होते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस तरीके की अगर कोई घटना हो तो जरूर आसपास के लोगों को शेयर करिए। शायद ओम प्रकाश जी अगर अपनी सुरक्षा घर पर रखते तो उनके साथ इस तरीके की घटना नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी और एक्स डीजीपी ओम प्रकाश जी की हत्या की पूरी विस्तृत कहानी जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी से बहुत बड़ी सीख लिए होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।